स्वागत है आप सबका अपना YouTube चैनल आदर्श क्लासेस पर। और आप सभी दोस्तों, मित्रों और सब बच्चों का इस चैनल पर वेलकम है। देखिए, आज का सेशन जो होगा वह RRC ग्रुप डी NTPC CBT 2 का पूरा कंबाइंड मैथ करने वाले हैं। और कंबाइंड मैथ में आज पूरा का पूरा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरे पैटर्न पर ध्यान रखते हुए ऐसा करेंगे कि किस तरह का लेवल होगा और किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। तो इन सारे सवालों पर आज पूरा प्रहार होगा। और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए, आज का ये पहला क्वेश्चन होगा कि किसी परीक्षा में 100 प्रश्न थे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाता है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक छात्र ने सभी प्रश्नों को हल किया और उसको क्या मात्र 180 अंक प्राप्त हुआ, तो ज्ञात कीजिए उसके कितने उत्तर गलत थे। देखिए बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन है बनाने का बहुत ही शानदार तरीका होता है एलाइगेशन। और एलाइगेशन जो मेथड है बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा और सुपर मेथड माना जाता है। इसमें बिना संख्या को माने, नंबर को माने, ऐसा कहीं XYZ नहीं मानना होता है। तो आपको करना क्या होगा कि देखिए, टोटल जो क्वेश्चन हैं, अगर आपको मैं कहूँ कि ये टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल क्वेश्चन आपको दिया गया है 180। और अगर 180 का ये कंडीशन है कि अगर देखिए, एलिगेशन 2 तरह से सेट होता है। इसमें 2 तरह के, एक ट्रू और एक तरह फॉल्स है। तो एक तो बनाएंगे टोटल स्थिति से। टोटल स्थिति कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अगर सभी प्रश्न सही कर देता है, तो अगर 100 प्रश्न है और सभी सही कर देता तो उसे 300 अंक मिलता। उसे कितना मिलता? 300 मिलता। जबकि अगर प्रत्येक उत्तर गलत कर दे, अगर 100 का 100 गलती कर देता तो उसका 100 अंक क्या होता? कट जाता। मान रहे ऐसा? लेकिन इसे मिला कितना? तो मिश्रित संख्या का मतलब मिश्रित जो आंसर मिला है वह कितना आया उत्तर के रूप में, उसको कितना अंक मिला है? तो 180 मिला है। अब 180 को आपको बीच में रखना है। अब 300 में 180 को घटा लीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 120। और 180 में 100 को घटाइएगा। देखिए, 180 में क्या घटाना है? माइनस का 100 घटाना है। यह अनुपात हो गया। अब यहां से जुट जाएगा, ये हो जाएगा 280 अनुपात 120। अगर आप 0 0 कैंसिल कर लें तो ये 4 से कट जाएगा, 7 चौका 28 और 3 चौका 12। अब आप देखिए कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, तो 100। अगर इसको हम 10 भाग में बांट लेंगे तो ये 10 गुना बड़ा हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये 70 क्वेश्चन सही हुआ और 30 क्वेश्चन गलत किया था। तो कितने उत्तर गलत किए थे ऐसा पूछा है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? A होगा। देखिए, बात को ध्यान से समझिए। फिर से मैं आपको वापिस आता हूँ और वापिस फिर से बात करता हूँ कि देखिए, टोटल क्वेश्चन 100 है। और अगर टोटल क्वेश्चन 100 है और सभी सही कर देता तो सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाता है। तो क्या ये 100 क्वेश्चन पर उसको 300 अंक मिलता कि नहीं मिलता? राइट। अब दूसरी बात समझिएगा कि अगर 100 क्वेश्चन गलत कर दे और एक उत्तर के लिए 1 अंक उसका काट लिया जाता है, तो क्या उसका ये 100 अंक, क्या उसका 100 अंक माइनस में जाता कि नहीं? लेकिन उसको पूरे क्वेश्चन पे, यानी जब अगर पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया तो उसे प्लस माइनस काट करके, नेगेटिव पॉजिटिव हटा करके उसे 180 अंक मिले। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यही है आपका मिश्रण। और 300 में 180 घटाएंगे तो आ जाएगा 120, और 180 में 100 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना? तो ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 280। और पूरा काट कूट कर जो बांटने का तरीका है वो अप्लाई कर देंगे। आइए, अब मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूं। दूसरा क्या होगा, दूसरा समझिएगा। अगर मैं कहूं कि ये ट्रू है और फॉल्स है, सही के लिए अगर एक एक की बात हो रही, प्रत्येक पर इसको सेट करेंगे। इसको अगर हम प्रत्येक पर सेट करेंगे तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए कितना मिलता है? 1 अंक।
और गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक काट लिया जाता है। बात सही है। अब आपको मिक्सचर पे ध्यान देंगे। मिक्सचर क्या कर रहा है कि आपको 180 क्वेश्चन मिला है, कितने पे? 100 पे। तो आप ये देखिए कि 1.80 तो मिला, 1.8 अंक मिला है, और आपको यहां पे लिखना होगा 1.8। क्यों ऐसा? हमने कहा कि 180 अंक मिला 100 पे, तो आपका एवरेज कितना अंक मिला? औसतन एक प्रश्न पर 1.8 मिला कि नहीं मिला? अब आप इसे घटाएंगे तो 1.2 हो जाएगा, और इसको आप जोड़ना पड़ेगा, ये 2.8 हो जाएगा, जैसा कि हम लोग पहले किए थे। अब बेटे यहाँ पे काट लोगे तो 7 चौका 28, 3 चौका 12, क्वेश्चन 100 है, 100 से भागा देंगे तो ये पर यूनिट 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 30। अब बताइए कि सही है क्या? चलिए, अब आप अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे, ठीक है जी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का योगफल 140 है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? देखिए जब भी आपको योग दे दिया है, जब भी आपको योग दे दिया है, और योग दिया है कितना? योग दिया है 140, तो आप इसका एवरेज कर दीजिए। इसका एवरेज करने से क्या फायदा है, अभी मैं बात करता हूं। पहले इसका एवरेज करिए, और एवरेज करने के लिए 5 से डिवाइड करिएगा। तो जब 5 से डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28 एक जो 5 गो संख्या आपकी है, मैंने 5 स्टार बना दिया, और ये 28 जो मिडल नंबर आपका है, बीच की संख्या है, तो सबसे बड़ी क्या होगी? तो अब आगे तरफ बढ़ेंगे, ये 29, और ये क्या हो जाएगी? ये आ जाएगा 30। तो कहने का मतलब है कि यह जो है एक एवरेज की तरीका से बनाइएगा तो बिल्कुल आप आसानी से कर पाइएगा। मैं मानता हूं कि ये बात आप अच्छे से अब समझ पा रहे होंगे। इस तरह से सही आंसर क्या होगा? बी होगा। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। ये सवाल, ऐसे सवाल करने का बहुत ही शानदार तरीका ये होता है कि M1D1 और M2D2 के फॉर्मूला लगाते हैं। कह रहा कि एक किले में 150 सैनिकों के लिए, देखिए ध्यान दीजिए कि सैनिक कितने हैं किले में? 150, और 50 दिन का भोजन था। मतलब कि अगर ये 150 थे तो ये कितने दिन खाते? 50 डेज खाते। बात समझ पा रहे हैं? अब कह रहा है कि 20 दिन के बाद, अब 20 दिन के बाद तो इसका 20 दिन तो हट गया, अभी ये 30 दिन का भोजन है, और 30 दिन का भोजन है तो सैनिक वही रहेंगे कि बदल जाएंगे? अभी वही रहेंगे। अब ये 150 सैनिकों के लिए अभी जो ये बचा भोजन क्या है, इसको बोलते हैं बचा भोजन। ये बचा भोजन कितना है? तो कितने व्यक्तियों के लिए? तो 150 व्यक्तियों के लिए। अब इसमें कह रहा है कि 50 सैनिक किला छोड़ गए, तो अब इसमें से 50 वो चले गए, अब ये बच गए 100 गो। अब इस 100 गो सैनिक कितने दिन चलेंगे? तो इससे और इससे इसी से 2 निकाल लेते हैं, यानी M1 गुणे D1 और बराबर M2 गुणे D2। ये तर्क लगाइए और इसका आंसर आराम से दे पाएंगे। 0 0 ये काट दीजिएगा, 15 3 45। तो इस सवाल का सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? 45 होगा। देखो बच्चों, ये बहुत ही आसान और बहुत ही प्रॉपर तरीके से आप इस चीज को कर पाओगे जब धीरे धीरे ये बातें सीखते जाओगे आप। आइए हम लोग 4th क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 12 और 30 के तृतीय अनुपाती। भाई जब तृतीय अनुपाती की बात होती है तो C² बराबर होता है B² A, राइट है। और जब मध्यानुपात की बात होती है B बराबर, तो हम लोग बोलते हैं क्या? √AC। क्या ये बात आप पहले से आपको पता है? नहीं पता तो ध्यान दीजिएगा। अब आपको कह रहा है कि इनमें अनुपात क्या होगा तृतीय अनुपात में, तो तृतीय अनुपात निकालेंगे तो 30 का स्क्वायर बटा में 12, और यहाँ पे क्या करेंगे कि 25, 9 और 25 का मध्यानुपात निकालना है, तो ये लिख देंगे 25 गुणे 9। क्लियर है? अब बेटा अब बात समझना यहाँ पे कि ये 30 गुणा 30 और बटा में हो गया जी 12। अब बताओ इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो क्या वर्गमूल इसका निकालेंगे तो ये 5 और 3 आएगा क्या? बिल्कुल। तो ये कटा लेंगे। आप देखिए जब अनुपात है तो इसके बटा में क्या है? 1 है। अब आप धीरे धीरे आराम से काटिए। 5 तिहाई 15, 15 दूना के 30। अब ये 2 6 के 12 और 6 5 30। अब नीचे क्या बचा इधर? तो इधर बच गया 5 और
सेकंड भाग में बच गया 1। तो इस सवाल का सही आंसर जो होगा वह सी होगा। देखिए ये चीज़ें अनुपात और समानुपात में दो चीज़ें ज़्यादातर पूछता है, तृतीयानुपात या प्रथमानुपात और इसके बाद एक मध्यानुपात। इन चीज़ों को ध्यान से आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात है। एक मिश्रण है, देखिए ये एक मिश्रण है और इसमें मदिरा है, यानी कि आपका जो मदिरा है और पानी है, ये 3:1 में है। अब कह रहा है कि इसका कितना भाग निकाला जाए और उतना ही भाग पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात बराबर हो जाता है। देखिए इसके बनाने का बहुत ही शानदार कंसेप्ट ये होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवाल जब भी आपको मिले, पहले ये देखिए पहले ऐसा है, पहले और इसमें से कुछ भाग निकाल लिया। बात समझिएगा, कह रहा है कि मिश्रण से कितना भाग निकाला जाए, इसका कुछ हिस्सा निकाल लिया और निकालने के बाद इसमें क्या किया कि फिर से वापस पानी डाल दिया, तो ये अनुपात 1:1 हो गया। अनुपात कितना हो गया? 1:1 हो गया। तो अब आप समझिएगा कि ये बाद वाला सेंस है, ये बाद वाला सेंस है। आपको करना क्या होगा ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए कि अगर बाद में पानी मिला रहा है तो आप मदिरा को बराबर कर दीजिए और ये 3 बना दे, 3 से गुणा करके आप देख लो कि पानी कितना डाला, 2 डाला। तो अब कितना में डाला, सबसे बड़ी बात यहीं पे है, गलती यहीं पे होती है कि ये बाद वाला ही मिक्सचर जो होता है वो प्रारंभ का मिक्सचर कहलाता है। बाद वाला मिक्सचर क्या है? ये प्रारंभ का मिक्सचर कहलाता है। अब उतनी टाइम आपको यहाँ पे मैं नहीं दे पा रहा हूँ कि ताकि इसी सवाल पे आपको 5 से 7 मिनट टाइम दो, तब जाकर के पूरी हिस्ट्री आप समझ पाएंगे। तो ये 3 6 हो गया, यानी पूरे आप समझ लीजिए कि कितना भाग डाला, तो 1/3 डाला। श्योर समझ पा रहे हैं? यानी कहने का आंसर हो गया कि ये 6 भाग से 2 भाग निकाला था और 2 ही भाग डाला था। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वह 1/3 होगा। परफेक्ट, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि 100 तथा 200 के बीच आने वाले कितनी संख्याएं हैं जो 9 तथा 6 दोनों से विभाज्य हो, उसकी संख्या बतानी है। कह रहा है भाई कि 100 और 200 के बीच, 100 तथा 200 के बीच आने वाली कितनी संख्याएं हैं जो 9 तथा 6 दोनों से विभाज्य हो। जब ऐसी बात पूछा जाता है कि वो 9 से भी विभाज्य हो और 6 से भी विभाज्य हो, तो आपको करना क्या होगा कि 9 6 का एलसीएम ले लीजिए। इसका यही तरीका है कि 9 और 6 का एलसीएम ले लीजिएगा, तो 9 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। आप इधर भी 18 से भागा देना, आपको इधर भी 18 से भागा देना है, राइट। अब भागा देने के बाद भागफल लिखिएगा। 18 5 90, 5 बार में जाएगा और 18 1 कम 18, 18 1 कम 18। अब 11 और 5 का जो अंतर आएगा वो 6, और यही सवाल का सबसे आसान सा सवाल आ जाता है। आंसर कितना आएगा? तो 6 इस सवाल का सही आंसर होगा, राइट। चलिए हम लोग बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक 12 मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचे कमरे में खंभा रखा गया। एक कमरा है, ये कमरा है, और इस कमरे की बात ऐसे कर रहा है कि जो ये कमरा है, इस कमरे में क्या कर रहा है कि ये कमरा की साइज दे रखा है कि 12 8 9 है, और कमरे में खंभा रख रहा है जो उस कमरे की 2 सतहों तथा फर्शों छतों को छूता है, मतलब इससे और इसकी छूता है। तो सबसे बड़े खंभे की लंबाई क्या होगी? सबसे बड़े खंभे की लंबाई क्या होगी? ऐसे सीधा समझिए कि ऐसे सवाल के लिए आपको जो पूछ रहा है वो जानते हैं क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है आपके घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है। तो आपको याद होगा कि घनाभ का विकर्ण कितना होता है? घनाभ का विकर्ण कितना होता है? तो √L² B² और H² होता है। आप अगर देखिएगा 12 का स्क्वायर करिएगा, 8 का स्क्वायर करिएगा और फिर आपको करना होगा 9 का स्क्वायर। अब इनके स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, 8 8 64 होगा और 9 9 81 होगा। क्लियर? अब आप इनको ऐड करिएगा तो 4 4 8 1 9 हो गया, 6 4 10 1 18,
और इसके बाद 1 1 2 289, इसका वर्गमूल आ जाएगा 17। यानी सही आंसर क्या होगा 17। जब भी ऐसा कभी भी कहता हो कि एक कमरा है और उस कमरे में सबसे लंबा बांस कौन सा रखाएगा, सबसे बड़ी डिस्टेंस कितनी होगी दो सतहों के बीच की, तो आपको उसका विकर्ण निकालना होगा। ये बात को हमेशा ध्यान से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि बी ए से 8 वर्ष बड़ा है और सी एवं सी से 8 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष के पश्चात ए तथा सी की आयु का अनुपात 5 और 9 हो जाएगा। तो ए बी एवं सी की वर्तमान आयु का योगफल क्या है। देखिए बात तो सीधा समझिएगा कि बी ए से 8 वर्ष बड़ा है, बी जो है ए से 8 वर्ष बड़ा, अगर ये x वर्ष का होगा तो ये कितना होगा x + 8 वर्ष का होगा, ठीक है। एवं सी से 8 वर्ष छोटा है, यानी सी से क्या है 8 वर्ष छोटा है। तो कहने का मतलब हुआ कौन, बी ना, बी के बारे में कह रहा ना कि बी ए से 8 वर्ष बड़ा है और सी से 8 वर्ष छोटा है। तो 8 वर्ष अगर छोटा होगा मीन्स ये x + 16 साल का होगा, तभी तो ये 8 साल मतलब छोटा का मतलब कि इसमें जोड़ देंगे तो बड़ा हो जाएगा, सीधा समझिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 12 वर्ष के बाद ए और सी की आयु का अनुपात, 12 वर्ष के बाद ए और सी की आयु का अनुपात, तो 12 वर्ष के बाद ना, तो 12 वर्ष के बाद ए की आयु क्या होगी, तो x + 12 और सी की आयु क्या होगी, x प्लस, अगर इसमें 12 ऐड करिएगा तो आ जाएगा 28, और इनका रेशियो दे रखा है 5:9। क्या दे रखा है 5:9। अब आपको क्रॉस गुणा करेंगे तो ये 9x + 12 9 108 होगा, और फिर ये 5x और फिर 28 5 140 होगा, ठीक है जी। अब आपको करना क्या है कि ये 4x आ गया, अब घटाएंगे तो आ जाएगा ये 32। x का मान कितना आ गया, तो x का मान आ गया 8, राइट। अब कह रहा है कि c, अब तीनों के आयु का योग बताना है। अब आप तीनों के आयु का योग अगर करिएगा, इसको हटा दूं और मैं तीनों की आयु को जोड़ूं तो 3x प्लस कितना हो जाएगा 16 8 24 हो जाएगा। तो आप ही देखिए कि आपको 8 आया है ना, तो 8 तिरिके 24, 8 आया है x का मान, तो ये आ जाएगा 24 + 24 बराबर कितना 48 वर्ष। यही सवाल का आंसर होगा। क्लियर है, समझ पाए अच्छे से। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ये जो है जब भी कारोबार की बात आती है तो ये सभी तरह के जो सवाल है वह किसके होते हैं, पार्टनरशिप के होते हैं। कि ए बी और सी एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 4 गुना और सी के निवेश का बी की पूंजी सी की पूंजी की दुगुनी है। लाभ में से प्रत्येक के हिस्सा का अनुपात क्या होगा। देखिए पहले ये बात समझिएगा, यहाँ पे परफेक्ट यहाँ चीज है कि ए के द्वारा किया गया निवेश और बी के निवेश का 4 गुना है। मतलब यहाँ पे समझिए कि ए का जो है 3 गुना और बी के 4 गुना के बराबर है, राइट। अब यहां से आप निकालोगे ए अनुपात बी बाबू, तो आएगा 4:3। ये यहां आएगा, वो वहां आ जाएगा। अब फिर आगे क्या दे रहा है, आगे कि बी की पूंजी सी की पूंजी की दुगुनी है। अब कह रहा है कि जो बी की पूंजी है वह सी की पूंजी की दुगुनी है, और यहां से बी अनुपात सी निकालोगे तो आएगा 2:1। अब आपको करना होगा क्या कि ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड करना है। तो देखो अगर ये वाला और ये वाला से देखोगे आप, तो इसमें बी को क्या करना होगा, गुना कर देना होगा बी की वैल्यू दोनों में, तो ये 8 आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा, और एक में लास्ट का कर देते हैं तो आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, आप ऐसे कर सकते हो अगर दिक्कत है तो, यहां ऐसे कर लो।
ऐसे करने के बाद होता क्या है कि जो गैप की जगह होती है उसको भर लो ऐसे, और ये देखो सीधा गुणा कर लोगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6 और 3। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा, यही आपके 8, 6 और ये 3, ये सवाल का जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा। बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब एक तरह का ये अनुपात निकाला गया है और इसे पार्टनरशिप से कोई लेना ही देना नहीं है, अनुपात के सवाल में आ गया ये। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ऊन का स्वेटर बेचने वाली एक कंपनी, ऊन का जो है स्वेटर बेच रही है कंपनी, और प्रत्येक स्वेटर पर 20% की छूट देती है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ऊन का स्वेटर बेचने वाली एक कंपनी प्रत्येक स्वेटर पर 20% की छूट देती है। मौसम बदल जाने के कारण, मान लीजिए कुछ परिवर्तन, गर्मी आ गया के कारण घोषणा की कि प्रत्येक स्वेटर की बिक्री पर 15% की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसको बोलते हैं डबल छूट, है ना। इस तरह यदि एक स्वेटर का मूल्य 408 रुपया हो गया तो उसकी मूल कीमत क्या थी, मतलब उसका अंकित मूल्य बताना है आपको। क्या बताना उसको, आपका अंकित मूल्य बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा है कि स्वेटर का मूल्य इतना हो गया तो मूल कीमत क्या है। देखो बच्चों, आप ऐसे सवाल को समझो। आप देखो, बनाने का बहुत सारा टेक्निक हो जाता है। आप अगर करो तो ऐसे ही डायरेक्ट बन जाएगा कि अगर उसका एमपी पहले 100 रुपया रहा होगा और उसको कितना में सेल किया तो 20% की छूट दिया, तो बताओ कि 80 में छूट, मतलब 80 में सेल किया कि नहीं किया। अब क्या किया कि 15% की अतिरिक्त छूट दिया। अगर फिर से ये वाली वैल्यू यहाँ से फिर ये 100 बन जाए और फिर 15 छोड़ दे तो इसको फिर कितना में दिया, 85 में दिया। बोलो बात सही है। चलो अब आपको करना क्या है कि इसको कैंसल आउट करके यानी छोटा कर दो आप, और ये हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। बात सही हो गया। चलो अब आपको करना क्या है भाई कि और भी छोटा अगर हो रहा है तो और भी काट दो। ये देखो, ये हो गया 20 5 100, ये 17 5 85, और वापिस पूरा गुना करोगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा ये 100 और ये 17 चौके 68 आ जाएगा। क्लियर है, बताओ ये बात क्लियर है। अब क्या करने है भाई, अब क्या करने है आपको कि इसका मूल कीमत जो है वो कितना है, तो 408 रुपए है। कितना है, 408 रुपए है। तो अब बताओ इसका कितना बार गुणा हो गया होगा, तो 6 बार में। आप देखो 6 से करो, 8 6 के 48 के 8, हासिल लगा 4, 6 6 के 36, इसको भी 6 से गुणा कर लो। अब बताओ इसका वैल्यू कितना आ गया, क्या 600 रुपया आ गया क्या इसकी वैल्यू 600 रुपया आ गया क्या। तो समझ लो इस सवाल का जो आंसर होगा वह कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिन में कर सकता था और बी अकेले उस कार्य को 8 दिन में कर सकता था। ए और बी 3200 रुपए में कार्य करने की जिम्मेदारी ले ली, मतलब एक तरह का ठेका ले लिया, और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में खत्म कर दिया। सी की मदद लिया और काम को कितने दिन में, 3 दिन में समाप्त कर दिया। अब कह रहा है कि सी को कितना मिलना चाहिए। अब आप ऐसे सोचो कि ए काम को क दिन में करता था, 6 दिन में। बी काम को कितने दिन में करता था, 8 दिन में। और ये तीनों जब लग गए ए बी सी, तो ये काम को क दिन में कर दिए, 3 ही दिन में कर दिए। बताया ना कि अगर इसने क्या किया यहां से कि बी अकेले जब 8 दिन में करता है और जिम्मेदारी तो ए बी ने उठाई थी, लेकिन सी का मदद लिया और एक कार्य को यहाँ 3 दिन में समाप्त कर दिया। इसका मतलब हुआ कि तीनों ने काम को 3 दिन में किया। अब इसके लिए आपके कार्य क्या होंगे ये बता दो। क्या इनके लिए कार्य 24 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां बता दो भाई कि इनकी क्षमता क्या आ जाएगी, तो इसकी क्षमता 4 और इसकी क्षमता 3 और यहाँ की क्षमता 8 आ जाएगी। अब वापिस देख लो कि ए और बी की अगर मिला दूं मैं यहाँ से, तो इनकी क्षमता है 7। देखो यहाँ 4 3 7, तो क्या सी की क्षमता 1 होगी, तभी तो 7 1 8 हुआ। तो आपको सी की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई। बोलो बात सही है। अब कह रहा है कि ये 3200 रुपया में सी का हिस्सा क्या होगा,
तो पूरे पैसे को ये 8 ही भाग तो है, 8 भाग में बांटेंगे, यानी 3200 रुपये को ये 8 भाग में बांटेंगे। और इसका सी कितना लेगा, 1 हिस्सा लेगा। तो 8 चौका 32, मतलब इस सही आंसर क्या आ गया, 400 आ गया। बोलो बात सही है, क्लियर है। चलो चलो, तो आप अच्छे से बच्चे कर पा रहे हो, बेहद खुशी हो रही है कि आप ऐसे सवाल अच्छे से कर पाओगे। देखो, जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली एक करा है कि जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाने वाली एक उड़ने वाली पतंग की डोरी की लंबाई दे रखा है 158 मीटर है, तो वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर पतंग उड़ रही है। देखिए बात समझिएगा, ये है जमीन से इसकी ऊंचाई, ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपका दिया है वह क्या दिया है, यहाँ पर ये पतंग जो है उड़ रही है, यहाँ से ये पतंग क्या है, ये पतंग उड़ रही है। तो जब भी ये 30 का डिग्री का कोण बनाता है तो आपको याद रखना है कि यह 1 मान होता है और इसका वैल्यू √3 होता है, इसका मान 2 होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, तो ये 30 बनेगा तो बिल्कुल 60 बनेगा। और ऐसे भी याद करते हैं कि 60 के सामने वाला कोण जो भुजा होता है √3 होता है, 30 के सामने की भुजा 1 होता है। अब बताइए इसके जो वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है, तो 158, क्लियर है। तो अगर 2 का मान 158 है तो बताओ 1 का मान क्या होगा, तो ये 7 और 9 79 होगा क्या। यही सवाल का सबसे शानदार आंसर होगा कि सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। क्लियर, अब अच्छे से समझ पाए हो आप। चलो देख लो नेक्स्ट, कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। मतलब हमने कोई धन को 2 वर्ष के लिए दे दिया, यदि निवेश 1% ज्यादा ब्याज पर किया गया होता तो उसे 24 रुपया अधिक ब्याज मिलता। वो कह रहा है कि जितना पर दिए अगर हम 1 रुपये ज्यादा देते, मतलब 1% ज्यादा, यानी 100 रुपये पर 1 रुपया, तो वह कह रहा है कि वह ब्याज हमें 2 वर्ष में 24 रुपया ज्यादा मिलता। मान लीजिए कि 100 रुपया दिए हैं आप और 1 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो 1 साल का 1 रुपया, 2 साल का 2 रुपया, यानी 100 रुपये पे 2 ही रुपया तो आपको ज्यादा मिलेंगे। बोलिए बात सही है। तो यही जो 2% है वह किसके बराबर है, 24 के बराबर है। अब बता दो भाई 100% कितना के बराबर है, तो 24 बटा में 2 गुणे 100। अब ये देखो उड़ गया कि नहीं उड़ गया, इस सवाल का आंसर कितना आ गया भाई, 1200। बोलो बात सही है। करना क्या है भाई, बस सीधा सीधा 100 रुपये पे 1 रुपया ज़्यादा ले रहा है, 2 साल में 2 रुपया ज़्यादा लेगा, लेकिन यहाँ 2 रुपये ज़्यादा ना लेकर के 24 रुपया ज़्यादा लिया है। तो बताओ कि आंसर कितना आएगा। तो 2 बराबर अगर 1200 कर दें तो 100 बराबर क्या आएगा, 100 बराबर 1200 आएगा कि नहीं आएगा, तो बिल्कुल आएगा। चलिए तो फिर हम लोग फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अब यहाँ तो बहुत ही आसान है कि 2500 की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। तो आप इसका सूत्र बहुत प्यार से जानते होंगे कि D बराबर होता है P इंटू R बाई 100 का होल स्क्वायर होता है, राइट। अब मूलधन कितना है भाई, तो 2500 है। रेट कितना दिया है, तो आपका 4% दिया है, तो ये 4 और ये भी कर देंगे कितना, 4। अब बताओ कि ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब बताओ ये, अब देखो आप कि 25 और ये 4 मिला के 100 और आपको कितना आ गया, तो ये 4 रुपया इसके अंतर होंगे। बात सही हुआ, क्लियर है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक साइकिल का पहिया, देखिए पहिया वाला जो सवाल आ जाता है वह एक क्या दर्शाता है, एक पेरीमीटर को रिपीट करता है, एक पेरीमीटर को अरेंज करता है कि एक पहिया, एक साइकिल का पहिया 500 चक्कर करके पूरे 11 किलोमीटर चलता है, तो उस पहिए का व्यास कितना सेंटीमीटर का होगा, ऐसा पूछा है। तो भाई अगर एक पहिया अगर चलेगा तो पहिया एक फेरा में कितनी दूरी तय करता है, तो 2πr। बोलो बात सही है। और 500 चक्कर मारेगा तो ये पूरा 5000 चक्कर मारेगा तो 5000 गुना दूरी तय करेगा, लेकिन ये दूरी कितना है, तो 11 किलोमीटर के।
अब आपको करना है, जब सेंटीमीटर में बनाना है बाबू, तो आपको करना क्या है कि पहले 1000 से गुणा करना है, तो ये मीटर में आ गया। और फिर से आप क्या करिएगा कि फिर से आप 100 से गुणा करिएगा, तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। बात सही है। चलिए अब आपको 3 जीरो कटा लेना है। चलिए हमने कटा लिया 3 जीरो। अब आप ये बताइए कि 5 से इसे काटेंगे तो क्या आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा? 5 से काटेंगे तो ये 20 नजर आएगा क्या? अब आपको ये पूछा क्या है किसका? व्यास। अब इन दोनों को मिला दीजिएगा तो ये d और गुणे ये 22/7 होगा कि नहीं होगा? बोलिए। अब आपको इधर क्या बचा है? 11 गुणा के 20 बचा है। चलिए ये 11 दूना के 22 और ये हो गया 10। अब आपका d की वैल्यू कितना आ गया? 70 cm आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए। तो इस सवाल का जो सही मायने में आंसर होगा वह कितना होगा? 70 cm होगा। क्लियर है? क्लियर है। चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। और कहा कि A एक 200 मीटर की दौड़ में B को 35 मीटर अथवा 7 सेकंड से हरा देता है। 35 मीटर से हरा देता है, मतलब एक रेसिंग हुआ, और ये रेसिंग जो हुआ वो 200 मीटर का हुआ, ध्यान दीजिएगा। और A जो है B को 35 मीटर, यानी इसने यहां से 35 मीटर से इसको हरा देता है, यानी 35 मीटर से हरा दिया, यानी कि 7 सेकंड से हरा दिया। ये दोनों बात सिमिलर है, चाहे वो 35 मीटर से हरा दे और चाहे 7 सेकंड से हरा दे, ये दोनों बातें क्या है? एकदम सिमिलर है ना। तो अब आपको कहा कि ये कितनी देर में वो पूरी दौड़, मतलब दौड़ को पूरा कर लेगा, तो आप लिख सकते हैं भाई कि 7 सेकंड में अगर ये 35 मीटर जा रहा है, कितना जा रहा है? 35 मीटर जा रहा है। क्लियर है? 7, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि 1 सेकंड में वह कितना जा रहा होगा? 5 मीटर। 1 सेकंड में जा रहा होगा कितना? 5। लेकिन अगर आपको इसको कितना करना है? इसको करना है 200 मीटर, तो आप इसको 40 गुना करेंगे तब तो आएगा। तो आपको यहाँ पे इसका भी 40 गुना करेंगे, यानी आपको लग जाएगा क्या कि 40 सेकेंड में ये कितना तय करता है, माने बी। ये सारी कहानी बी पे चल रही है कि 40 सेकेंड में बी क्या करेगा? 200 मीटर की दूरी तय कर लेगा। लेकिन ए तो इसको हराता है, और जब हराता है तो आप मानते हैं कि नहीं कि वो 7 सेकेंड कम समय लेगा। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? तो 7 सेकेंड कम कर दीजिएगा तो ए का टाइम आ गया कितना? तो 33 सेकेंड, यही सवाल का आंसर होगा। क्लियर है? बताइए, कहीं डाउट तो नहीं होगी? देखिए इन चीज़ों को वापिस अगर हम थोड़ा सा धैर्यता के साथ अच्छे करते हैं तो बिल्कुल ऐसे भी क्वेश्चन आप आराम से कर लीजिएगा। चले बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाता है। मतलब ये 12 किलोमीटर का जो रेंज है, ये 12 किलोमीटर पूरा जो है कितना है? 12 किलोमीटर है। और 12 किलोमीटर की जो दूरी है वो क्या करता है? तय करता है। और जाने और आने में 3 घंटा लगता है, और 3 घंटे में जा कर के आ जाता है। तो आपको कह रहा है कि यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा? ऐसे बच्चे इक्वेशन हम देखें तो 12 और x + 3 हो जाएगा, और ये 12 बटा में x - 3 हो जाएगा, बराबर 3 घंटा हो जाएगा। अब इसको ऑप्शन से अगर बनाए तो फास्ट कर लीजिएगा, जल्दी कर लीजिएगा। ऑप्शन से अगर आप बनाइएगा तो इसे आप आराम से और फास्ट कर लीजिएगा। कैसे बनाइएगा ऑप्शन से? ये ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको यहाँ पर अगर 9 मान लें, क्या मान लें? 9। यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको हम लोग 9 ले लें, तो 9 ले लेंगे तो ये 9 3 12। अब बताइए यहाँ पे 1 आएगा कि नहीं? और यहाँ जब 9 ले लीजिएगा तो ये 6 और काटेंगे तो 2, उत्तर आ जाएगा 3। बताइए 3 बराबर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इस सवाल का आंसर आप बी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आप देख लीजिएगा
कि जो अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी दो पुलों जिसकी लंबाई दिया है, एक लंबाई 800 दूसरी लंबाई है 400 को पार करने में 100 सेकेंड और देखिए अब एक रेलगाड़ी दो पुल को पार कर रही है, तो जब भी रेलगाड़ी, बस इसका लॉजिक ये होगा कि जब भी रेलगाड़ी पार करेगी पुल को, बात समझिएगा, जब भी रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो यहां से इसमें घुसेगी ना, और जब वापस निकलेगी तब पार करना बोलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पुल के साथ साथ अपनी भी लंबाई पार करती है कि नहीं करती है? ये इसके साथ साथ क्या करती है? अपनी भी लंबाई पार करती है। बात सही है। अब आपको करना क्या होगा कि लिखना पड़ेगा कि जो ट्रेन है, यानी पहले पुल को और ट्रेन, ये दोनों है, ये दोनों को पार करती है, तो आपको टाइम क्या लेती है? यानी आप लिख सकते हैं कि 100 सेकेंड में, 100 सेकेंड लिखिएगा, 100 सेकेंड में दो चीज को पार करती है, एक 800 मीटर पुल को पार करती है और अपनी लंबाई को ट्रेन पार करती है। मतलब कि 100 सेकेंड में दो लंबाई पार होती है। और ये 60 सेकेंड में कितनी पार होती है? तो फिर से वापस वही 400 मीटर की ट्रेन पार होती है, पुल पार होती है और ट्रेन अपनी लंबाई पार करती है। तो आप इन चीजों को देखेंगे, यहां क्या देख पा रहे हैं कि 40 सेकेंड अगर देखा जाए तो 40 सेकेंड में केवल ये 400 मीटर की लंबाई पार हो रही है। बताइए, बात सही है? 40 सेकेंड में 400 मीटर की लंबाई पार हो रही है। तो देखेंगे कि अगर ये 60 सेकेंड में बोला, तो अगर इसका अगर 20 ले लूं कि 20 सेकेंड में कितना पार होता होगा, तो कहेंगे 200। अब आप देखिए, तो ये इसको जोड़ा जाए तो ये 60 सेकेंड आ जाएगा और 60 सेकेंड में पार होता है 600। तो आपकी जो लंबाई है, यहां से आप देख पा रहे हैं कि 60 सेकेंड में 400 मीटर पार हो रही थी, लेकिन यहां पे क्या निकला कि 60 सेकेंड में 600 मीटर पार हो रहा है। इसलिए आपको यहां पर ट्रेन की लंबाई आ गई 600 में 400 को घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कि 200 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई है। क्लियर? तो बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कोई धन 5 वर्षों में 4500 हो जाता है तथा 10 वर्षों में 6750 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करें, ऐसा दिया है। अब इसमें एक चीज आपको मिसिंग दिख रही होगी, और वह क्या है कि यह क्वेश्चन साधारण ब्याज में जाएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जब क्लियर नहीं होता तो ज़्यादातर चीज़ें हम ये करते हैं कि उसको साधारण ब्याज मान लेते हैं, लेकिन मानने के बाद भी आंसर नहीं आएगा तो हमें एक बार CI में भी ट्राई करना चाहिए, ऐसा हमें सोचना चाहिए। चलिए आइए हम आपको दोनों तरह से बात करते हैं। एक बार अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर ये साधारण ब्याज होगा तब क्या होगा। जब साधारण ब्याज होगा तो आपको ये दे रखा है कि 5 बरस है और 5 बरस का जो अमाउंट है वो कितना है, 4500 रुपया है। ठीक है, और यही जो है 10 बरस में 10 बरस का जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 6750 रुपया हो जाएगा। 10 वर्ष का कितना हो जाएगा, 6750 रुपया हो जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि जब 5 वर्ष में 4500 और 10 वर्ष में 6750, तो क्या आपको ये लग रहा है कि 5 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना होगा? अब ऐसे समझिए कि 5 वर्ष में 4500 वो मिश्रधन है और फिर जब 10वां वर्ष आ गया तो यह हो गया 6750। मतलब बढ़ता क्या है, क्या बढ़ता है, तो इंटरेस्ट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? इंटरेस्ट बढ़ता है, यानी ब्याज बढ़ता है। तो 5 वर्ष का ब्याज घटा दीजिएगा तो ये 50 और ये 2 और ये 2, 2250 रुपया हो जाएगा। तो आप यहां से देख लीजिए कि अगर ये 5 वर्ष का जो मिश्रधन है वो 4500, 5 वर्ष का जो ब्याज है वो 2250 है, तो आप ये समझिए कि आपका मूलधन क्या होगा, तो मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे। अब बताइए यहां से कि यहां पर दे रखा है
4500 और 4500 में घटा देंगे 2250, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2250 रुपया आएगा। ये आपका मूलधन होगा। लेकिन क्या यह सवाल में दिया है? नहीं दिया है। चलिए, अगर साधारण ब्याज होता तो आंसर यही आता, लेकिन मैं आपको अब इसको ये बताता हूं कि अगर ये CI होता तो इसका आंसर क्या आता। चलिए, तो आप इस सवाल को देख लीजिएगा, मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए, चलिए एक बार मैं उसी को मैंने कहा कि CI पर भी बता दूं, चलिए CI पर बता देता हूं। देखिए, CI पर अगर दे देता है तो मूलधन बराबर होता है कि पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर बटा में A2 बटा में A2, मतलब पहले वाला अमाउंट को 2 बार गुणा करते हैं और दूसरे वाले मिश्रधन को हम भागा कर देते हैं। तो आंसर क्या आएगा कि ये हो जाएगा 4500 गुणा 4500 बटा में आ जाएगा 6750। क्लियर? अब हम धीरे धीरे इन चीज़ों को कैंसल आउट कर लेंगे। जैसे हमने एक जीरो से कटा लिया, ये कट गया। अब बताइए, ये वाला डबल जीरो के बारे में क्या कहते हैं कि ये 100 होता है, तो हम काटें तो 25 से काट रहे, 25 चौके 100 हो गया। अब यहाँ चीज़ को करिएगा आप ऐसे कि इसको 25 से काटिएगा तो 25 दूना 50 बच गया, 17 बच जाएगा। तो और 25 साते होता है 175, ये 25 से कट गया। अब आपके पास ये 27 आ गया। अब आपको करना क्या होगा कि ये वाला 45 को देखिएगा, 45 को कैसे काटिएगा? तो 5 9 45 और ये कट जाएगा, ये कितना से कट जाएगा? 9 से काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा। अब इन चीज़ों को 3 से भी काट लीजिए, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। बात सही है? बोलिए, बात सही है? तो अब आपको मिला क्या कि आपको गुणा कितना से करना पड़ेगा? तो देखिए, 4 5 20 और 15 दूना 30। अभी सवाल का जो आंसर आ रहा है वो 3000 रुपया आ रहा है, जो कि सवाल में आंसर मैच कर रहा है, तो इस तरह से हम इस सवाल को जो लगाते, दोनों तरह से हम एक बार देख लेना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। देखिए, ये दिया है कि 2 अंकों की 2 संख्याओं का HCF 8 है। 2 अंक की 2 संख्या है और उसका HCF 8 है तथा उसके LCM तथा HCF में 20:1 का अनुपात है। मतलब ऐसा बोला कि LCM तथा HCF में क्या है? तो 20:1 का अनुपात है। ठीक है? अब कह रहा है कि इसका HCF 8 है। अगर इसका HCF 8 होगा, 1 बराबर 8 होगा, तो क्या 20 बराबर 8 गुना मतलब 160 कह सकते हैं क्या? अब आपको पूछा है कि इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बताइए, अगर आपको लसा और मसा पता है तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि फर्स्ट नंबर गुणा सेकेंड नंबर बराबर LCM गुणा HCF। क्या होगा? LCM गुणा HCF होता है क्या? अब ऐसा समझिए कि अगर फर्स्ट और सेकेंड, अगर हम दोनों नंबर को गुणा करते हैं, फर्स्ट को भी गुणा करते हैं और सेकेंड को भी गुणा करते हैं, तो क्या मिलेगा? तो पहली संख्या को गुणा करिएगा, दोनों को गुणा करिएगा, तो इनका जो गुणनफल आएगा, जो आपको गुणनफल आएगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो 16 8 128 होता है, यानी 1280 इस सवाल का आंसर ए होगा। देखिए, अच्छे से आपको लैंग्वेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसकी जो भी आइडेंटिटी है, जो भी चीज़ छुपी हुई है, उसको बाहर करना है और आपको इस्तेमाल करना है कि क्या दिया है और क्या निकालना है। समझ पा रहे? चलिए तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको ये दे रहा है कि 75 लीटर शराब एवं जल के एक मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। मतलब ये 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है कि जो जल है वह शराब की अपेक्षा 15 ज़्यादा है। यही तो बोला, शराब 15 लीटर अधिक है ना? जल की अपेक्षा शराब 15, मतलब कि शराब 15 लीटर ज़्यादा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि दोनों का जो डिफरेंट है शराब का और जल का, वो 15 लीटर का है।
राइट। तो अगर 15 लीटर का अंतर है तो आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि इस 75 लीटर में कितना शराब है और कितना जल है। बात समझिएगा। आपको मैं बता दूं एक चीज आप नोटिस करिएगा, ये कहीं भी यूज हो जाता है, और वो क्या है कि अगर दो संख्या का योग दे रखा है और इन दोनों का डिफरेंट दे रखा है, तो आपको अगर ए की वैल्यू निकालना है तो इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे और 2 से भागा कर देंगे, ये ए की वैल्यू आ जाएगी। और बी का मान निकालना है तो ये दोनों को घटाएंगे और 2 से भागा दे देंगे। ये बात आप हमेशा से दिमाग पर रखिएगा, जो आपको बहुत काम आने वाली है, हर जगह इस्तेमाल होती है और हर जगह ये काम आ जाती है। ठीक है जी, चलिए तो हम आपको ले चलते हैं इस सवाल पे और इसी तरह का लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा जगह को हटाते हैं यहाँ से। अब समझिएगा कि कह रहा है कि जो शराब है, शराब और पानी, ये दोनों को जोड़ा जाता है, यानी दोनों को मिलाकर के 75 लीटर है, राइट। और इन्हीं का जो अंतर है, यानी शराब का और पानी का जो अंतर है वो 15 लीटर है। तो क्या आप शराब बता सकते हैं कितना होगा? तो आपकी शराब निकल जाएगी 75 + 15/2 हो जाएगा। अगर मैं पानी की बात करूं कि भाई पानी कितना होगा इसमें, तो आप 75 - 15/2 कर दीजिए, पानी आ जाएगा। अब ये जोड़ने पर 90, तो ये हो गया 45 और घटाएंगे तो 60 और ये हो जाएगा 30, राइट। अनुपात, यहाँ पे मैं अनुपात अब निकालूंगा। अनुपात पूछा ही आगे, तो कह रहा है कि अगर इस समय 6 लीटर जल मिलाया जाए तो मिश्रण में शराब पानी का अनुपात क्या होगा। अगर जल मिलाने की बात कह रहा है तो जल में जल जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 45 और ये आ जाएगा 36। अब आप इसको काट दीजिएगा तो ये 9 × 5 = 45 और 9 × 4 = 36। तो इस सवाल का खूबसूरत आंसर आ गया 5:4। ठीक है, कहीं तो दिक्कत नहीं, कहीं समस्या नहीं होगी आपको। ये लॉजिक बार बार देखिए आ जाता है और ये अनुपात में भी आता है, मतलब हर जगह, और बहुत ही शॉर्टकट होता है और कंसेप्ट क्लियर होता है। ठीक बा, चलिए तो हम लोग बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये देखिए कह रहा है कि एक बर्तन में 2 पाइप से अलग अलग क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में 20 मिनट तथा 30 मिनट में पानी से भरा जा सकता है। दोनों पाइप खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए कि शेष बर्तन 10 मिनट में भर जाए। दोनों को पहले खोला गया, फिर एगो को बंद किया गया और बाद वाला में जो स्पेशल एगो चला वो 10 मिनट में भर दिया। तो कहानी इस तरह से है कि ये पहला पाइप और ये दूसरा पाइप, और ये दोनों का अलग अलग टाइमिंग दे रखा है। एक का दिया है 20 मिनट, एक का दिया है 20 मिनट, दूसरे का दिया है 30 मिनट। इन दोनों से अगर हम काम निकालेंगे तो एक का 3 आ जाएगा और एक की क्षमता 2 आ जाएगी। इतना तो आपको सभी के साथ करना पड़ता है। अब कहानी ये है बाबू कि अगर यहां से लेकर के यहां तक इसको पानी भरना है, राइट। अगर ये कह रहा है कि यहां तक ए और बी आए और बाद में किसको बंद कर दिया गया, देखिए यहां पे पहला पाइप बंद कर दिया गया। पहला तो दूसरा वाला पाइप ये कौ मिनट तक चला, तो ये 10 मिनट तक चला। तो 10 मिनट का ये कार्य कितना करेगा, तो 10 मिनट में कितना कार्य करेगा, तो 10 × 2 बराबर ये 20 काम बाद में किया होगा। इसका मतलब कि ये पहले इन लोगों ने शेष कितना किया होगा, तो ये 40 किया होगा। 40 × 20 = 60, 60 में से 20 घटा देंगे 40 आ जाएगा। अब 40 काम को दोनों ने किया होगा तो समय कितना लग जाएगा, 40 बटा में दोनों से भागा दे देंगे 5 और ये आ जाएगा 8। ठीक है, 8 मिनट, 8 मिनट। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 8 मिनट बाद इसमें से ए को बंद किया गया होगा। यही शुरू से 8 मिनट दोनों ने चला था। चलिए, क्लियर है कंसेप्ट। आइए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। और ये देखिए सवाल एक सिंप्लीफिकेशन का है और इसमें एक सूत्र का फॉर्मेट है। और ऐसे सवाल जब भी आ जाएं कि AQ + BQ बटा में A² - AB + B² का फॉर्मेट हो तो इसका उत्तर A + B होता है। इसे आपको छाप के रखना है। समझ में आई बात। अब आपको यही चीज करना है कि अगर 412 और 588 जोड़ देंगे
तो आ जाएगा 1000 और ये सभी बच्चों के ऐसे उत्तर आ जाते हैं। ठीक है जी, चलिए और हम लोग बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक मजेदार सवाल और सिंप्लीफिकेशन का है। तो हम पहले इसमें बोडमास का रूल का प्रयोग करते हैं और उस बोडमास के रूल में हम पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं। तो पहले इन चीजों को लिख लेते हैं 3/2 गुणे 11/5 और ये भागा है। तो अगर मान लीजिए पहले इसको यहीं पर इसकी सफाई कर दें थोड़ा सा, तो ये कट जाएगा ये 5 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में। अब देखिए ये गुना यहाँ भागा भागा बन गया, तो इसको गुना में हम परिवर्तित करेंगे तो ये रोटेट कर जाएगा 4 ऊपर 5 नीचे और वो 15 भी ऊपर चला गया और 33 नीचे, राइट। अब जो कैंसल आउट हो रहे हैं उसको आपको काट देनी है। 33 11 यहाँ 33 कट गया। अब देखिए ये काट दूं मैं 2 दूना के 4 और इसको काट दूं तो 5 यहाँ 15 और ये 2 है तो ये 6/5 आया और आपका आंसर ये आ गया। चलिए तो इसमें कहीं डाउट भी नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग फिर से नेक्स्ट और अगला सवाल देखते हैं। बाबू इसका भी आंसर आपको याद होनी चाहिए और ये भी समझ लो कि अगर a + b का होल स्क्वायर हो माइनस a - b का होल स्क्वायर हो और बटा में ab हो तो इसका आंसर 4 होता है। ये भी आप छाप के रखना और इसको भी आप ध्यान देना। इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा वह 4 होगा। आप कर पाएंगे। मैं मानता हूं कि अब आपको इस सारे सेशन में कहीं परेशानी कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना ना भूलिए, लाइक तो करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।